Yes, let us revise accounting standard 11. The effects of changes in foreign exchange rates. तो क्या हमारे विदेशों में कोई ट्रांजैक्शन हो सकते हैं? द आंसर इज यस. सो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन से ये डील करता है कि सपोज मैं विदेश जाके रॉ मटेरियल परचेस करके लाया, अब उसका पेमेंट वगैरह ड्यू है, मतलब इस तरह के ट्रांजैक्शन है. मैंने मशीन विदेश से खरीद ली. क्या हमारे विदेश में कोई ऑपरेशंस हो सकते हैं? द आंसर इज यस. फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस, जैसे कि मेरी कोई ब्रांच है, तो ब्रांच चैप्टर में आपने फॉरेन ब्रांच वगैरह पढ़ा होगा, या मेरी कोई फॉरेन सब्सी कंपनी है, सब्सिडरी कंपनी है, तो वो उस तरह की चीजें आपने पढ़ी होंगी. इसके अलावा बेटा ये स्टैंडर्ड डील करता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, जो कि फॉरेन एक्सचेंज के होते हैं. जो आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स F&O करके सुना होगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस. ठीक है, तो फ्यूचर्स को ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स बोला जाता है. तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पे ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील करता है कि आपने 3 महीने बाद का एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हमें डॉलर परचेस करने हैं, हमें डॉलर सेल करने हैं. ठीक है ना, तो उस तरह पे ये ES डील करता है. हमारे लिए जो मुख्य मुद्दा है वो है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस. फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस का वैसे भी सवाल ब्रांच में ही कवर होता है. बस आपको रूल पता होने चाहिए कि अगर फॉरेन एंटिटी है हमारी, कोई फॉरेन ऑपरेशंस है, तो उनको, क्योंकि ईयर एंड पे हमें हमारे साथ कंसोलिडेट करना पड़ता है, तो उसको कैसे कन्वर्ट किया जाएगा, उसके ट्रायल बैलेंस को इंडियन रुपी में. ठीक है, तो उसके रूल्स लगाने होते हैं आपको. सो फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? ये वो ट्रांजैक्शंस है जो कि फॉरेन करेंसी में हुए हैं, और उनको इनिशियली रिकॉग्नाइज किया जाएगा जिस दिन का ट्रांजैक्शन, उस दिन की रेट पे. द रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन. चलो, हमने इनिशियली रिकॉग्निशन कर दिया, तो उसके बाद सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन क्या होगा बेटा? सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन के लिए आपको हर बैलेंस शीट डेट पे FCMI चेक करने हैं. फॉरेन करेंसी में सेटल होने वाले मॉनेटरी आइटम्स चेक करने हैं. फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम, फॉरेन करेंसी में जो सेटल होंगे वो मॉनेटरी आइटम्स, जैसे कि डेटर क्रेडिटर, ठीक है, बिल रिसीवेबल, बिल्स पेएबल, ये सब फॉरेन करेंसी में सेटल होने वाले. बैंक लोन है आपका, ठीक है, ये सब फॉरेन करेंसी में सेटल होने वाले मॉनेटरी आइटम हो गए. एक तरह से मानते हुए ये फॉरेन करेंसी में सेटल हो रहे हैं, अदरवाइज ये तो मॉनेटरी आइटम है. डेटर आपका मॉनेटरी आइटम है, क्रेडिटर मॉनेटरी आइटम है, लोन मॉनेटरी आइटम है. ठीक है, व्हाई दीज आर मॉनेटरी आइटम? बिकॉज इनका रियलाइजेशन है फिक्स सम में होगा अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट. क्या डेटर से, क्रेडिटर से, लोन से सेटलमेंट या जो रियलाइजेशन होगा वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है? द आंसर इज यस, अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, तो वो मॉनेटरी आइटम है. क्या मेरा कोई फर्नीचर फिक्सचर से, क्या लैंड एंड बिल्डिंग से, क्या स्टॉक से कोई कॉन्ट्रैक्ट है कि आपसे मुझे फिक्स्ड अमाउंट रियलाइज होने वाला है? द आंसर इज नो, तो वो मॉनेटरी आइटम नहीं है, वो नॉन मॉनेटरी आइटम है. ठीक है, तो फॉरेन करेंसी में अगर कोई मॉनेटरी आइटम सेटल होंगे, ठीक है, तो उनको आपको क्लोजिंग डेट पर रीवैल्यू करना पड़ेगा. रीवैल्यू करके क्लोजिंग रेट के ऊपर लेकर आना पड़ेगा, और उन पे जनरेट होने वाले डिफरेंस को एक्सचेंज डिफरेंस बोल दिया जाएगा. कि सपोज मैंने डेटर जब रिकॉर्ड किया था, जब डॉलर की वैल्यू 60 रुपी थी, ठीक है, $5,000 पे मैंने 60 रुपए के हिसाब से डेटर बना रखा है एक बंदे को. बट अब वही $5,000 रिकवर जब मुझे होंगे, और आज की तारीख में 31 मार्च पे रेट चल रही है बेटा 65, तो आपको नहीं लगता 5 रुपए से ये रीवैल्यू होना चाहिए? तो बिल्कुल रीवैल्यू होना चाहिए, और इनके रीवैल्यू पे एक्सचेंज डिफरेंस अराइज होगा. तो जो एक्सचेंज डिफरेंस आपको अराइज होता है इनके रीवैल्यू पे, तो उसके लिए आपके पास 2 पैराग्राफ है, पैराग्राफ 13 एंड पैराग्राफ 46A. पैराग्राफ 13 कहता है कि एक्सचेंज डिफरेंस को PL में राइट ऑफ करके खत्म करो, बस बात खत्म हो गई. सर, तो एक्सचेंज डिफरेंस PL में राइट ऑफ होता है? बिल्कुल PL में राइट ऑफ होता है बेटा. PL में राइट ऑफ करो और खत्म करो. इनकम भी है तो P&L में क्रेडिट करो और खत्म करो. लेकिन पैरा 46A आपको ऑप्शन देता है कि आप उन FCMI पे जो लॉन्ग टर्म नेचर की हैं, लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स है, उन फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम्स पे
आप चाहें तो एक्सचेंज डिफरेंस को क्या करवा सकते हैं, आप चाहें तो उसे कैपिटलाइज करवा सकते हैं। ठीक है, कैपिटलाइज कहां कराएंगे, तो बेटा अगर उस एफसीएमआई से कोई फिक्स्ड एसेट, प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट की फाइनेंसिंग हुई थी तो आप पीपीई को कैपिटलाइज करवा सकते हैं, पीपीई विल बी डेबिटेड। और अगर जनरल पर्पस लोन्स वगैरह थे और फिर भी आपका एक्सचेंज डिफरेंस है तो आप एक अकाउंट ओपन यूज कर लीजिए, एफसी मिटड़ा, फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम ट्रांसलेशन डिफरेंस अकाउंट, उसको कैपिटलाइज करा देंगे और उसको हम राइट ऑफ करवा देंगे ओवर द पीरियड ऑफ लोन, लोन का जो पीरियड है उसमें राइट ऑफ करा दो। ठीक है, और अगर पीपीई को आपने कैपिटलाइज कराया है कैपिटलाइजेशन के केस में तो पीपीई वैसे भी डेप्रीशिएट होने वाला है तो वो अपने आप डेप्रीशिएट हो जाएगा। तो पैरा 13 कहता है कि पीएल में ट्रांसफर करो। पैरा 46 से आपको एक ऑप्शनल पैराग्राफ है जो एंटिटी चाहे तो चूज कर सकती है। अच्छा, एक बार अगर पैरा 46 से चूज किया है तो आपको यही पैराग्राफ अप्लाई करना पड़ेगा उन सभी एक्सचेंज डिफरेंसेस पे आपके यहाँ पे, ड्यू टू कन्वर्जन ऑफ एलटीएफसीएमआई और एज पर दिस पैरा एन एंटिटी कैन कैपिटलाइज इट्स एक्सचेंज डिफरेंस। कैपिटलाइज कहाँ हो सकता है ये हमने चर्चा कर दी, या तो एफसी मिटेडा में या फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अकाउंट में। ठीक है, व्हाट आर एफसीएमआई तो हमने आपको बता दिया, ये वो एसेट्स या लायबिलिटीज है जिनका सेटलमेंट और रियलाइजेशन फिक्स्ड है अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट, और सच सेटलमेंट और रियलाइजेशन उसका किसमें होना चाहिए, फॉरेन करेंसी के अंदर होना चाहिए। ठीक है, फॉरेन लोन, बैंक ईईएफसी, फॉरेन डेटर क्रेडिटर, फॉरेन बिल रिसीवेबल, बिल्स पेबल एटसेट्रा। व्हाट आर फॉरेन ऑपरेशंस, जो बेटा जो ट्रांजैक्शन हमने फॉरेन में कोई एंटिटी बना के किए हैं बट हमारा ही कहीं ना कहीं पे कंट्रोल है, हमारा उसमें कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस है, जैसे कि फॉरेन एसोसिएट, फॉरेन जेवी, फॉरेन सब्सिडरी, फॉरेन ब्रांच, तो वो हमारे फॉरेन ऑपरेशंस है। ठीक है, सच फॉरेन ऑपरेशंस को आपको आपकी पेरेंट के साथ कंसोलिडेट करना पड़ेगा, और अगर आप उसे कंसोलिडेट करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसके फॉरेन ऑपरेशंस के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आए उस ब्रांच के या सब्सिडरी कंपनी के, उनको आपको ट्रांसलेट करना पड़ेगा अपनी करेंसी में, और ट्रांसलेट करते वक्त जो हम रूल लगाएंगे वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11 से ही मिले हैं हमें। आपने जो ब्रांच में भी पढ़ा होगा वो AS 11 से ही निकले हुए रूल है। नो, फॉरेन ऑपरेशंस पे कौन से रूल लगेंगे कन्वर्जन के, तो बेटा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो फॉरेन ऑपरेशन हमारे किस टाइप का है, क्या वो हमारा इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है या वो हमारा नॉन इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है। अगर वो हमारे इंटीग्रल फॉरेन ऑपरेशन है तो बेटा रूल्स में कोई केवल एक फिक्स्ड एसेट पर रूल अलग है, और नॉन इंटीग्रल है तो भी वो फिक्स्ड एसेट का रूल आपका डिफरेंट होगा इन दोनों में कुल मिला के। ठीक है, सपोज रूल्स क्या है ट्रांजैक्शन के, तो बेटा नॉन इंटीग्रल के केस में क्योंकि हमारा बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं है तो फिक्स्ड एसेट, डेप्रीशिएशन, इन्वेस्टमेंट्स, क्लोजिंग स्टॉक ये सब क्लोजिंग रेट पे आएंगे। ठीक है, नॉन इंटीग्रल में, और अगर इंटीग्रल है तो जिस दिन का ट्रांजैक्शन, जब वो फिक्स्ड एसेट खरीदा गया था, जब वो इन्वेस्टमेंट खरीदा गया था, उन सबको उसी रेट पे दिखाया जाएगा। बाकियों पे रूल सेम है कि जो भी एफसीएमआईज हैं वो क्लोजिंग रेट पे ही आएंगे, और जो इनकम एंड एक्सपेंसेस है वैसे तो रेट ऑन द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन है बट हमारे कोर्स के लिए मान लीजिए एवरेज रेट पे आएंगे। ठीक है, एचओ से रिलेटेड आइटम एक्चुअल में आएंगे, ये बात आपको पता है। ठीक है, इंटीग्रल के केस में जो भी आपका ट्रांसलेशन पे डिफरेंस आएगा वो पीएल में जाएगा, और नॉन इंटीग्रल के केस में एफसीटीआर फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व के अंदर जाएगा। ठीक है, व्हाट अबाउट फॉरेन फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, तो ये बहुत बड़ी बात है बेटा, इन डेप्थ टॉपिक है आपका फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट, जो कि वैसे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बट हमारे कोर्स के लिए हमें इतना जान लेना है कि आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट करने के पीछे मोटिव क्या है। अगर आपने फॉरवर्ड एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट किया और आपका इंटेंशन आइदर हेजिंग है कि आपको फॉरेन करेंसी की अवेलेबिलिटी चाहिए बिकॉज आपको कुछ आपके सौदे सेटल करने हैं, आपने कोई बाइंग कर रखी है और आपको फॉरेन करेंसी में सेटल करना पड़ेगा, और आज आप घबरा रहे हैं कि कल को डॉलर की रेट बढ़ गई तो मुझे ज्यादा पैसे लग सकते हैं, दैट मीन्स आप आज ही एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बट यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्ट करने का इंटेंशन हेजिंग था, आपका इंटेंशन स्पेक्यूलेशन भी हो सकता है, सर सट्टा लगाना है साहब हमें तो, ठीक है, और सट्टा लगा के प्रॉफिट एंड लॉस अर्न करना है। तो अगर आपका इंटेंशन एंटर करने का हेजिंग है तो जो आप प्रीमियम पे कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को बाय करने के लिए, प्रीमियम का मतलब हो गया जो स्पॉट रेट चल रही है और आपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कितने में बाय किया है, तो ऑब्वियसली ज्यादा में बाय किया होगा, तो जो भी प्रीमियम आप पे कर रहे हो उसको अमोर्टाइज करवाना है ओवर द पीरियड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज ए इनकम और एक्सपेंस इन P&L अकाउंट।
बट अगर आपका इंटेंशन स्पेक्यूलेट है तो जो भी उसका प्रॉफिट लॉस है उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा ऑन सेटलमेंट या कॉन्ट्रैक्ट सेल करते वक्त, ठीक है। प्रॉफिट लॉस हो जाएगा सेलिंग रेट माइनस बाइंग रेट। सो दैट्स ऑल अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 11। थैंक यू।